चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और तभी से उपराष्ट्रपति का जो ये पद है वो खाली है। लेकिन इसको लेकर के आज अधिसूचना जारी की गई है और इसमें सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इसके नियम कहते हैं और कौन कौन इसमें नामांकन कर सकता है। एक नजर उस पर डालते हैं। तो आपको बता दें कि 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, आज इसको लेकर अधिसूचना इस वक्त जारी की जा चुकी है और खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत निर्वाचन ये पूरी प्रक्रिया है। नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 22 अगस्त तक की जाएगी। जो ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो इस वक्त आपको बता रहे हैं और नाम वापसी की अंतिम तिथि है 25 अगस्त। 25 अगस्त तक आप इसमें अपने नाम वापस ले सकते हैं और साथ ही मतदान 9 सितंबर को होगा यदि आवश्यक हुआ, यानी कि मतदान होगा अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो इसको लेकर मतदान होगा और उसके बाद में शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। यानी कि पूरे देश को नया उपराष्ट्रपति 9 सितंबर को मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद में मतगणना, वोटों की जो गिनती है वो भी 9 सितंबर को ही होगी। लेकिन आखिर उपराष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन इसमें नामांकन कर सकता है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो एक नजर उस पर डाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन इसमें मतदान कर सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या कुछ योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक वो होना चाहिए सीधे तौर पर, और इसके साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, उसकी 35 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु होनी चाहिए, एक नियम ये भी है इसमें। इसके साथ ही राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता उसके पास में होनी चाहिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर वो ना हो, वो किसी और अन्य पद पर ना हो, सिर्फ राज्यसभा सांसद हो तो वो अपना नामांकन कर सकता है। हालांकि इसमें देखना होगा कि किसका नाम निकलकर सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तरफ से। इसके साथ ही निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, कौन कौन इसके लिए मतदान करते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य, वर्तमान में जो कि 782 सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं, वो मतदान करेंगे, जिसमें से राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, जिसमें से 5 सीटें अभी खाली हैं, 5 सीटें अभी रिक्त हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य जो हैं वो भी इसमें मतदान करेंगे और लोकसभा के 543 सदस्य भी मतदान करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अधिसूचना जारी की जा चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का पूरा नंबर गेम मिला करके कौन सी पार्टी कितने पानी में नजर आती है इस वक्त, नंबर गेम क्या कुछ कहता है ऋषि? देखिए, हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, आज से एक तरीके से जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो आज से शुरू हो गई है। आज सुबह ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अब से 21 तारीख तक कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पर्याप्त अर्हताएं हैं उसको रखता है, वो उसके लिए नामांकन कर सकता है जी। इसके लिए हम जानते हैं कि सांसदों का उनका नॉमिनेशन जरूरी होता है और उसमें उनका एक लेटर तैयार होता है जिसमें सांसदों का समर्थन जिसमें दिया जाता है, और इसी के आधार पर उनको नॉमिनेशन फाइल करने का अधिकार मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें जिस तरीके से आपने बात की कि संसद में किसकी क्या कितनी ताकत है, किसके पास क्या संख्या बल है, तो जिस तरीके से ट्रेजरी बेंचेस हैं, हम ठीक है ऋषि, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन सीधा रुख करते हैं इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही का। 800 करोड़ का रुपया 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं और उसमें 1667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स
में रह रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं। 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं। प्रीपेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASकी जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे, उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स, बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट में मैं बोलना चाह रही हूँ 21,439 करोड़ है सर रेवेन्यू रसीट्स। This is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025। फिर भी हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है, तो मणिपुर को लेकर पूरी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान सीधे तौर पर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से हंगामा भी लगातार किया जा रहा था। नजर इस पर रहेगी। हमारे साथ ऋषि, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए लेटेस्ट अपडेट के साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। जी ऋषि, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में जो संख्या बल है, हम जानते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस के पास पर्याप्त संख्या बल है जी, और इसमें कहीं दूर दूर तक उनके पास कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन चुनावों में हम बात करें पॉस्चरिंग की, तो विपक्ष के पास इस समय पॉस्चरिंग का मौका है और इस मौके को जरूर भुनाना चाहेगा। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को हम बीच में देख पा रहे हैं, चूंकि 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने तमाम तरीके की अब तक बातें की हैं और जो खबरें आ रही हैं कि इस बार वो चाहता है कि इसमें वो चुनाव लड़े और बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि इनके जो घटक दल होते हैं, अब जैसे आज की ही बात करें तो शिवसेना जो कि शिंदे गुट है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट को करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। हमने पिछली बार भी देखा था कि INDIA गठबंधन के तमाम घटक दल बाद में एनडीए गठबंधन के साथ जाके उन्होंने वोटिंग की थी और ये कहा था कि हम इन चुनावों में राजनीति नहीं करना चाहते। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात कवायद जो होती है, बात ये होती है कि ट्रेजरी बेंचेस के पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि पॉस्चरिंग में क्या संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि पॉस्चरिंग में क्या INDIA गठबंधन एनडीए को कोई मात दे सकता है, ये उनकी कोशिश होगी। तो वही एनडीए चाहेगा कि अपने विपक्षी खेमे से कुछ और साथियों को तोड़कर इसमें जोड़े, ताकि वो साबित कर पाए कि जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है देश की वो उनके साथ है। जी, इसके साथ ही ऋषि, क्योंकि आप बेहद करीबी से वहाँ पूरे पार्लियामेंट को कवर करते हैं, तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनसे भी आपकी बात होती होगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू है, लेकिन क्या अभी तक एनडीए या फिर INDIA की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई नाम सामने आ पाया है? देखिए, नाम की बात करें तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अलग अलग अखबारों ने नाम छापने शुरू कर दिए थे, अब से 1 सप्ताह पहले ही नाम छप गया था। लेकिन हम जानते हैं कि नाम छपने का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार कहा जाता है कि जिसका नाम आ जाता है उसका नाम तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये तो पॉलिटिकल गिमिक होता है, लेकिन अंततः नाम उसी का होगा जिसमें कि जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी बातें कही जा रही है। बीजेपी का कैंडिडेट हो तो किस तरीके से हो,
विचारधारा का कितना उस पर असर होना चाहिए, बहुत सारी बिल्कुल। बातें हैं जो अभी कही जा रही हैं, लेकिन नाम को लेकर हम कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स तमाम है जो कि अलग अलग नेताओं के नाम को उजागर कर चुके हैं। जी, इसके साथ ही INDIA की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से कितनी तैयारी है इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए? अभी तक देखिए, चूंकि अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 7 दिन का करीब करीब वक्त है, 7 दिनों में उन्हें अपने उम्मीदवार को तय करना है। और अभी जिस तरीके से संसद में गहमा गहमी चल रही है, जी, उसको बिल्कुल। देखते हुए लगता है कि उन्हें नाम चयन करने में मुश्किल तो आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो कि अभी भी INDIA गठबंधन ने तय नहीं कर पाए हैं। अगर जी। हम संसद में मुद्दों की बात करें तो अब हम देखा जा रहा है कि वहां पर जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं, पहले बिहार में SIR पर ही जाते थे, अब जी, दूसरे मुद्दों बिल्कुल। पर भी आने लगे हैं, जो जी। बताता है कि अब वो अलग अलग अपने मुद्दों को और जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको भी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो अभी उनके घटकों में क्या स्थिति है, कितने जी। वो सशक्त हैं, ये देखना अभी बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी